हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक ठहराव सा आ गया है। ना ये मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रही है, ना ये ज़्यादा टूट रही है। कम से कम एक साइड जाए, कम से कम लोगों को ये तसल्ली तो हो कि भैया हाँ, मार्केट के अंदर कुछ जान है। बिटकॉइन वही $90,000 के ऊपर नीचे डोल रहा है, कभी $90,000 के ऊपर, कभी $90,000 के नीचे। लेकिन यहाँ पर जो क्रिप्टो होल्डर्स हैं, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है, या आप कह लीजिए रुकने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब ग्लोबल सिनारियो को देखते हैं, जब ओवरऑल मार्केट के हालात को देखते हैं, जब ग्लोबल स्टॉक मार्केट को देखते हैं, तो यार दिल की धड़कनें और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर यूएसए की मार्केट को छोड़ दें तो उसके अलावा ज़्यादातर मार्केट, इंडियन मार्केट की भी देखते हैं, हालत खस्ता यहाँ देखने को मिल रही है। और उसका जो इम्पैक्ट है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे पड़ता है। लेकिन जब मैं दूसरे एंगल से देखता हूं, जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जो ट्रम्प भाई साहब इस टाइम पे समझ लीजिए वो ये कह रहे हैं कि मैं हूं, हर फ्रंट पे भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, या आप कह लीजिए एक वॉर की सिचुएशन हो जाती है और कहां से क्या हो जाए जब कोई पता नहीं होता ना, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक सेफ है जो है हेवन एसिड की तरफ देखा जाता है, वो है गोल्ड। और गोल्ड को देख के कहीं ना कहीं यही सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी है। क्योंकि गोल्ड का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के पास में, सिल्वर का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के पास में, और ये दोनों जब भी ऑल टाइम हाई के पास में होते हैं तो समझ लीजिए ग्लोबल सिचुएशन सही नहीं है। इसीलिए लोग जो है स्टॉक से पैसा निकाल के, क्रिप्टो से पैसा निकाल के कोशिश करते हैं एक सेफ हेवन एसेट के अंदर यहाँ डालने की। लेकिन बिटकॉइन तो एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जाता था। लेकिन बिटकॉइन को क्या हो गया है? बिटकॉइन तो यहाँ कुछ खास मोमेंटम के अंदर नहीं आ रहा है। आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये भी इन्फ्लुएंस होता है जो भी मार्केट अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन हम ये बार बार क्यों भूल जाते हैं कि अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए देखो तो इसको एक सेफ हेवन की तरह ही, या गोल्ड के ऑल्टरनेटिव की तरह ही जो है हमें कंसीडर किया जाता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा जो ग्लोबल सिचुएशन बन रही है, उससे बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो ये ट्रम्प भाई साहब रायता फैला रहे हैं ना, भाई गॉड, मार्केट के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी और एक डर सा पैदा हो गया है। क्योंकि यहाँ पर वो रशिया के साथ भिड़ते देखने को मिल रहे हैं, वेनेजुला के साथ में तो हद कर दी, उन्होंने लिख दिया भैया एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। कमाल है। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है एक पोस्ट किया और उसके अंदर लिख रहे हैं टाइटल के अंदर, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। कमाल है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये हम जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, या कोई यहाँ पे टीवी शो चल रहा है, यार मजाक चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल वॉर छिड़ी हुई है। वेनेजुला ऑयल कब्जे में, ग्रीनलैंड को लेके यूरोप के साथ भिड़ने की बात हो रही है, यहाँ पे ईरान के साथ में अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया के साथ में यूक्रेन का अलग चल रहा है। तो भैया ये जो है ना, 2026 में कई लोग कहते हैं ना दुनिया खत्म हो जाएगी, ये ऐसे हालात उससे कम भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्या चल रहा है सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। और अल्टीमेटली ये मत भूलिएगा कि इससे बिटकॉइन को फ़ायदा होना चाहिए, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को इससे बेनिफिट ही होना चाहिए। और इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने और समझाने के लिए। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। क्या हो गया, लाइक और शेयर करने का मन नहीं करता? कर दिया करो। मेरी तो तबीयत ख़राब थी, नए साल की शुरुआत ऐसी हुई है, क्रिप्टो भी बेकार जा रही है, और मेरी हालत ने भी जो है मुझे कहीं ना कहीं परेशान करके रखा। लेकिन आपका भाई जब भी सिचुएशन जैसी भी होती है कोशिश करता है अप टू डेट रखने की, और वो मैं करने की लगातार कोशिश कर ही रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नहीं भूलना है कि भैया हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, वो है ETF वालों का। और ETF कौन लेके बैठे हुए हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज। और बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर बात करता हूँ, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो रायता फैला हुआ है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे प्रेशर है और बड़ी कंपनीज पे प्रेशर है, इंस्टीट्यूशन पे प्रेशर है। तो वो कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन के ETF हैं उसके ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और वही सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो ये लगातार सेल कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत हुई थी, लगा था यार चलो मज़ा आ गया, बिटकॉइन ETF वाले भी बाइंग दोबारा से ला रहे थे। लेकिन पिछले 4 वर्किंग डे से, यानी कि टोटल 6 ही वर्किंग डेज हुए हैं, 4 उसमें से 2 में शुरुआत में अच्छा उन्होंने बाइंग करी, लेकिन पिछले 4 वर्किंग डे में लगातार हज़ारों के अंदर जो बिटकॉइन सेल हो रहे हैं, उसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ पे एक प्रेशर के अंदर है और वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब मैं गोल्ड को और सिल्वर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देर सवेर में बिटकॉइन के अंदर भी एक बड़ा मूव आना चाहिए जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है। और वो पता कैसे चलता है? अगर मैं ETF को छोड़ दूँ, क्योंकि ETF पे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस और कंपनी का इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अगर इसको छोड़ के बात करूँ तो जो डेटा निकल के आ रहा है वो मुझे शॉक कर रहा है। और वो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यार बिटकॉइन अभी यहाँ टिकने के लिए है। 2026 में ऑल टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल बिटकॉइन रखता है। वो क्यों? उसके पीछे 2-3 रीज़न है। एक तो डायरेक्ट रीज़न है, 9,20,000 से ज़्यादा बिटकॉइन जब ऐसा रायता फैला हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनी और इंस्टीट्यूशंस यहाँ बाय कर चुके हैं। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल इन्फ्लुएंस के तरफ से अगर देखते हैं तो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इनके स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं। और अगर ये बाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपने एक ऑल्टरनेटिव की तरह ले रहे होंगे। चलो यार, कंपनी के अंदर अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ सेफ हेवन एसेट हो जो हमें बचा सके। और ये गोल्ड, सिल्वर और जो है बिटकॉइन के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ यार, देर सवेर में बिटकॉइन को यहाँ रिकवर करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए थी, दिसंबर के अंदर जिस हिसाब से लगातार यहाँ पर जब मार्केट के अंदर प्रेशर था, यहाँ पे 70 से 80 हज़ार बिटकॉइन, हज़ार जो है बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं उसके वॉलेट के अंदर बढ़े हैं। मतलब 50, 60, 70 हज़ार बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो ज़ीरो कितनी लगेंगी आप गिन भी नहीं पाओगे। ये चीज़ चल रही है। और यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए मेरे पास एक और डाटा निकल के आया कि 100 से ज़्यादा जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं, उनको तो आप वेल ही मानोगे ना, 100 से ज़्यादा जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं, अगर उनकी कैलकुलेशन लेते हैं तो भैया यहाँ पर वो अपने ऑल टाइम हाई पर है। यानी कि और पिछले 1 महीने के अंदर एक अलग ही स्पाइक आया है। यानी कि ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में 100 या 100 से ज़्यादा जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं, उनके अंदर भी यही लग रहा है, उनको भी कॉन्फिडेंस यही आ रहा है कि भैया ये भी एक सेफ हेवन एसेट की तरह है। तो आप एक आम आदमी के नज़रिए से देख रहे हो तो ऐसा लगेगा यार मार्केट के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, बिटकॉइन के अंदर कुछ नहीं होना, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ नहीं होना। लेकिन जब इन एक्शन को देखते हो जो बड़े बड़े प्लेयर्स इस टाइम पे कर रहे हैं, तो भैया कहीं ना कहीं हमें एक कॉन्फिडेंस आता है। और हमें आम आदमी की तरह नहीं सोचना है। आम आदमी की तरह सोचते तो आज हम $50,000 की बात कर रहे होते बिटकॉइन की, और $50,000 के खौफ के अंदर ही अपना माल यहाँ बेच चुके होते। हमें सोचना है कि भैया बड़े लोग क्या कर रहे हैं। बड़े लोग अगर ETF को छोड़ दें, क्योंकि 8 से 10 लाख बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं फिडेलिटी और ब्लैक रॉक दोनों मिलके, तो यहाँ पर 1000, 2000, 3000 बिटकॉइन जब सेल होते हैं ना, तो उसको मत देखो। बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ ये बात कह रहा हूँ, CZ की पिछले 2 दिनों के अंदर जब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी थी तो दो बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई, और उसको आपको भी सीरियसली ऑब्जर्व करना चाहिए। पहला कि भैया वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं गलत हो सकता हूँ। और जैसे कि कई बार होता है यार, कई बार हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है सुपर साइकिल इनकमिंग, यानी कि अभी भी वो एक सुपर साइकिल जिसके अंदर बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो। और ये जो लोग हैं ना,
ये पूरी की पूरी रिसर्च करते हैं। भैया बाइनेंस का फाउंडर है, पूरा डेटा रहता होगा कौन क्या कर रहा है, कौन इंस्टीट्यूशंस कैसे कर रहे हैं। जब वो बार बार, और एक बार नहीं, ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से कई बार आ चुकी है सुपर साइकिल 2026 की, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है। तो हमने सिर्फ यहाँ कुछ नहीं करना है, एक तो रिस्क को सही से मैनेज करके चलना है, 5, 10, 20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं रखना है, और सबसे जो बड़े कॉइन्स हैं, यूज्ड केस कॉइन है, उनमें शांति से लेके बैठे रहना है। हमने साल भर के अंदर कई बार ऐसे मौके देखे हैं कि भैया यहाँ हम एक रिकवरी होते देखते हैं और फिर मार्केट यहाँ पंप कर जाती है और सिर्फ हम देखते रह जाते हैं हमारे साथ हुआ क्या। अब एक तो ये, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा अगर आवाज़ आए तो संभाल लीजिएगा। दूसरी स्टेटमेंट जो है, मैं ये दोनों स्टेटमेंट इसलिए जो है आपको कोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हौसला टूटा हुआ है ना, एक तो सुपर साइकिल, और वो अकेले नहीं है, बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो ये कहीं ना कहीं और बता रहा है कि भैया बिटकॉइन के अंदर तो एक उछाल आना चाहिए। और उनकी तरफ से भी, और उनके पास तो सब डाटा वाटा एनालाइज रखते होंगे, उनका ये कहना है जब मार्केट के अंदर हम सब पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर यूएसए के बैंक्स लगातार बिटकॉइन खरीद रहे हैं। और ये स्टेटमेंट उन्होंने बिना वेरीफाई करे ऐसी हवा में नहीं दी होगी, उनके पास सब डाटा रहता होगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है, तो वो सब कुछ देखते होंगे। तो हम ये सारी चीज़ें देख के भी अगर ना समझ पाएँ तो भैया इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी मुझे पता है जब मार्केट के अंदर ऐसे हालात होते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता है। और जो आज की डेट में, और सबसे ज़्यादा दुख यही है कि इस टाइम पे एक ठहराव ऐसा आ गया है और अब लग रहा है यार मार्केट के अंदर अब कुछ नहीं होने वाला, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का यहाँ कुछ नहीं होने वाला। और यही चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा पैनिक और सबसे ज़्यादा प्रेशर इस टाइम पे क्रिप्टो यूज़र जो है फील कर रहा है। ये मत भूलिएगा, जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है और जब मार्केट यहाँ से रिकवर करती है, क्या है, कोरोना के टाइम पे देख लेना, ईरान इजराइल के टाइम पे देख लेना, रशिया यूक्रेन के टाइम पे देख लेना, तो यहाँ पे मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है। अब वो 2025 में होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब उसको हम कब तक लेके बैठे रहेंगे। तो मूव ऑन करना है, लेकिन थोड़ी समझदारी से, थोड़ी स्ट्रेटजी बना के और पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके चलना है। तो ये सारी राम कहानी इस टाइम पे चल रही है। लेकिन ट्रम्प भाई साहब ने जो किया हुआ है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं और अनसर्टेनिटी यहाँ बढ़ेगी। और अल्टीमेटली आपको सिर्फ यहाँ जब भी मौका मिले कोशिश करनी है कि यार क्या है, मैं अच्छे स्टॉक्स की बात करता हूँ या गोल्ड और सिल्वर में मौका मिले, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करने का 2026 समझ लीजिएगा कि एक मौका है। जब भी बड़ी गिरावट हो तो हमें यहाँ एक मौके की तरह इसको लेना चाहिए। अब ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं, मैं बता चुका हूँ कि अब तो आप डिसाइड करो कि भैया वो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के या वो प्रेसिडेंट हैं वेनेजुला के, क्योंकि भैया उन्होंने तो बोला एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला, और वेनेजुला के पास में सबसे ज़्यादा ऑयल है, किसी से वो छुपा नहीं है, सबको ये बात पता है। तो उस लेवल पे और वहाँ की और कंट्रियों को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया कुछ नहीं कह सकते क्या हो जाए। अब एक इंसान की सनक की वजह से क्या हो सकता है वो हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं, और इसी की वजह से पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है कि भैया अगर ऑयल को ये कंट्रोल करेंगे तो टेंशन, यहाँ पर ग्रीनलैंड की बात करेंगे, यूरोप के साथ भिड़ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ही भिड़ रहे हैं। अब भैया यहाँ पर चाहते क्या है, कहीं ना कहीं सबको पता है कि 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है यूएसए के ऊपर। अगर ये ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, यहाँ पे दूसरी लोगों को जो है कब्जा नहीं करेंगे चीज़ों पे, या ग्लोबल अनसर्टेनिटी नहीं बढ़ेगी, तो भैया यहाँ पर अगर डॉलर यूज़ नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली बाद में जाके इस कंट्री का होगा तो होगा क्या। क्या यही चीज़ों को बचाने के लिए, या यहाँ पर माइंड डाइवर्ट करने के लिए, या एक कह लीजिए जो अनसर्टेनिटी का माहौल बनाया हुआ है, अपने दोस्तों से ही भिड़ रहे हैं। यूरोप तो यूएसए का दोस्त माना जाता है ना भैया, वहाँ ग्रीनलैंड को लेके भिड़ने लगे हैं। यहाँ पर साउथ अमेरिका की बात करते हैं, जो वेनेजुला के बाद में कई और कंट्रियों के जो है ये कि हम जो कंट्रोल करेंगे वो उस पर बात करने लगे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पर इस टाइम पे पीक पर है। और अभी जो सुनने में आ रहा है 50-51 साल बाद डूम्सडे प्लेन जो यूएसए का है वो फ्लाई करता देखने को मिला। और वो न्यूक्लियर जब सिचुएशन बनती है तब सुनने में आता है कि भैया वो चलता है जहाँ से यूएसए के प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ ऑपरेट कर सकें। तो यहाँ पर ईरान को लेके, रशिया को लेके, चाइना ताइवान को लेके, यहाँ पर साउथ अमेरिका को लेके, मतलब हर जगह पे अनसर्टेनिटी है और उसी का इम्पैक्ट जो है इस टाइम पे पड़ रहा है। तो जब तक ये सारी चीज़ें, यार एक चीज़ हो तो संभाल लें, एक सिचुएशन हो तो संभाल लें, लेकिन एक इंसान हर जगह भिड़ने की कोशिश कर रहा है तो लगता है कि भैया कुछ ना कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है और सारी दुनिया को यहाँ भिड़ाने की कोशिश की जा रही है और अपनी पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब इसकी वजह से जब अनसर्टेनिटी होगी तो आप समझ लीजिए बिटकॉइन को इसका बेनिफिट, जैसे गोल्ड और आज की डेट में सिल्वर ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, तो जल्दी ही बिटकॉइन भी यहाँ पे आपको बढ़ता देखने को मिलना चाहिए। अगर मैं टेक्निकली भी बताऊँ आपको तो क्या लगता है, बहुत कुछ है यार बताने को, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे सिचुएशन बन रही है तो एक डर का माहौल तो है। अब यहाँ पर अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस की बात करता हूँ तो क्या लगता है, बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे 93-94,000 डॉलर्स हमें पता है एक रेजिस्टेंस लगातार निकल के आ रहा है। जब तक उसके पार नहीं जाएगा तो हम ये 1 लाख डॉलर की नहीं बात करेंगे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है, आप देखो एक ट्रेंड लाइन जो लगातार इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अभी उसको ये ब्रेकआउट करके अब फिलहाल ये दोबारा सपोर्ट मिल रही है जो कि ऑलमोस्ट 90,000 89,000, जहाँ पे 21 और 50 डे मूविंग एवरेज भी आती है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है 89 से 90,000 डॉलर्स। अगर यहाँ ये रिकवरी कर पाता है तो 93-94,000 डॉलर्स एक रेजिस्टेंस है, उसके पार जाता है तो 100 डे मूविंग एवरेज और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलता है जो कि आता है 1 लाख डॉलर। उसके पार जाता है तो 1,06,000 से 1,10,000 डॉलर का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। लेकिन अगर यहाँ नहीं मेंटेन कर पाता है तो 83 से 85,000 डॉलर्स एक इमीडिएट इसके लिए सपोर्ट का काम करता है। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, बिटकॉइन को छोड़ दें तो यहाँ पे इथेरियम 3,000 डॉलर के आसपास लगातार इसको जो है सपोर्ट मिल रही है। बिटकॉइन इथेरियम अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो देर सवेरे में आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेंगे। इसलिए कहता हूँ कि भैया 75% के आसपास आपके पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम होने चाहिए। बाकी 25% ऑल्ट कॉइन्स पे भी फोकस करो, और वो भी उन ऑल्ट कॉइन्स पे जो अपने लोएस्ट लेवल पे हैं और एक यूज केस है। एडीए देर सवेर में वो रिकवर करके कम से कम दिसंबर वाले हाई पे तो पहुंचना चाहिए। 0.35 डॉलर के आसपास है, $1 से ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे अगर सुई की बात करता हूँ $1.5 के आसपास मिले अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। मैं सोलाना की बात करता हूँ $125 के आसपास कितना बोला, अभी दोबारा $140 से ऊपर पहुँच गया है। देर सवेर में ये 200 या अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। XRP $2 के नीचे मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको भी लेना चाहिए। मतलब हमें इधर उधर के कॉइन्स पे जाना ही नहीं है। टॉप कॉइन, यूज केस कॉइन जो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं यूटिलिटी दिखा रहे हैं, उनके टीम एक्टिव है, अगर उन्हीं पे फोकस कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिर जब मार्केट ऊपर चली जाती है फिर हम ऐसे कॉइन्स को देखते हैं जिनका भैया कोई यूज केस नहीं है, बस चले तो चांद तक। आज हमें मौका मिल रहा है उन कॉइन्स के अंदर फोकस करने का जो यूज केस भी हैं, अपने लो लेवल के आसपास हैं और अपने ऑल टाइम हाई को ही टच कर गए तो सोच लो हमारा काम हो गया। और हमें सिर्फ यही तो चाहिए फ़िलहाल। तो भैया डिसाइड आपको करना है। हम तो आपको बता और समझा ही सकते हैं, लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं तो हर चीज़ के लिए, बुरे हालात के लिए भी तैयार रहो। लेकिन वही बात है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे कॉइन्स में हो, खासकर बिटकॉइन इथेरियम में हो, तो देर सवेर में वो आपको रिकवरी दिखा ही देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और ये हम अकेले नहीं, क्या बड़े बड़े बैंक्स की बात करते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट की बात करते हैं, और अभी रिसेंटली सीजी जो उम्मीद कर रहे हैं सुपर साइकिल की। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि यहाँ पर जैसा हिस्ट्री में उल्टा होता 2025 के अंदर देखने को मिला है, उसका उल्टा 2026 में होता देखने को मिले, जहाँ पे सब इस टाइम पे सोच रहे हैं कि भैया मार्केट का कुछ नहीं होगा और यहाँ से मार्केट भगा दें और हमें मौका भी ना मिले एंट्री करने का। तो जब ऐसे हालात होते हैं तो एक पॉज लो,
रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो, डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यही टाइम पे हमें काम आती है, ताकि हम अपनी इस हालात के अंदर अपनी सिचुएशन को संभाल सकें। अगर लॉस में हो तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे ना पड़े। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग परेशान हैं कम से कम उनको पता होना चाहिए कि भैया वर्ल्ड वार भी हो तो भी हमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप अच्छे यूज्ड केस कॉइन में और ख़ासकर बिटकॉइन में हो तो देर सवेर में वो आपको यहाँ पे अच्छा ही करता देखने को मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों, डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो लगातार करने की और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा और उसके बाद कुछ करने की यहाँ कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा इस चैनल को। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।